फ्लिपकार्ट के थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि फ्लिपकार्ट पे हमारी बुक कहाँ पे कैसे आपको अवेलेबल होगी। लिंक तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। और आप पहचानेंगे कैसे कि ये मेडिकल नर्सेज हब की बुक है, तो जो हमारा चैनल का लोगो है वो सेम बुक पर भी दिया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग की बुक जो भी लोग यदि अपकमिंग स्टेट लेवल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बुक रामबाण साबित होने वाली है। वो ऐसा इसलिए कि आपको उस बुक में 6,500 से लेके ज़्यादा क्वेश्चंस अवेलेबल हैं जो आपके अलग अलग एग्जाम्स में आपको बहुत ही हेल्पफुल होंगे। और साथ में प्रीवियस पेपर्स भी इंक्लूडेड हैं, 55 प्लस पेपर इंक्लूडेड है, साथ में मॉडल पेपर हैं। तो जो 2024 में अप्रैल 2024 तक यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अप्रैल तक जितने भी पेपर कंडक्ट करवाए गए हैं किसी भी स्टेट के CHO के या NHM के, तो सब उस बुक में है जो आपको ऐड करके दिए गए हैं। और जो भी लोग बुक नहीं ले पा रहे हैं या फिर आपको कोई अदर स्टेट के एग्जाम चाहिए हो तो वो सब चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। इस पेपर का जो विजुअलाइजेशन है वो नहीं बिगाड़ेंगे, इसलिए मैंने इन सब चीज़ों को हटा दिया है। तो एक बार मैं आपको बता दूं कि हमारी बुक आपको फ्लिपकार्ट पे कैसे मिलेगी। जो आपके लिए जो भी लोग बुक को डायरेक्ट पे करके नहीं ले पा रहे उनको कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन कार्ड पे अवेलेबल है। आप इस बुक को ऑर्डर है जो कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहें तो कैश ऑन डिलीवरी के थ्रू भी बुक ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस एड्रेस पे बुक मंगवाते हैं। तो यहाँ पर जो एड्रेस आई थिंक जो पिन कोड है त्रिपुरा साइड का है, तो वहाँ पे 8 से 9 दिन है जो बुक पहुँचने में लग रहे हैं। बट फ्लिपकार्ट कभी कभी 5 से 6 दिन में भी डिलीवरी कर रहा है। तो जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं ऑर्डर कर सकते हैं। और यदि जो लोग फ्लिपकार्ट के अलावा डायरेक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर बुक में आपको टोटल 405 पेज रहने वाले हैं। A4 साइज का जो एक बड़ा सा लेंथी पेज होता है, इसलिए बुक आपको 405 पेज में, यदि जो अदर हमारी नर्सिंग की बुक आती है उस पेज में इस बुक को कन्वर्ट किया जाता तो ये 700 750 पेज तक ले लेती, इसलिए इसको A4 साइज में है जो कवर करना पड़ा। और यहाँ पर आपको इस बुक में ज़्यादा से ज़्यादा जो भी लोग एग्जाम दे रहे हैं, मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको 6,000 क्वेश्चन इसलिए ऐड है, मैं आपको कई क्लासेस में बता चुकी हूँ जो पेपर्स हैं, क्योंकि ये बुक के लिए जब गवर्नमेंट से परमिशन ली जाती है हर एक बुक के लिए, तो यहाँ पर उस टाइम में 50 पेपर्स थे। बट आफ्टर दैट 5 से 6 CHO NHM के पेपर और हुए तो उनको भी यहाँ पे ऐड करना पड़ा। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर 7,000 तक क्वेश्चन हैं। आपको मॉडल पेपर हैं, जो NHM के 50 प्रोग्राम है वो अलग अलग क्वेश्चन पेपर में आपको अलग अलग तरीके से वो प्रोग्राम्स कवर हो रहे हैं। तो जो भी लोग ये बुक लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं फ्लिपकार्ट, या फिर आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हैं जैसे में आपको कंफर्टेबल हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी दे दी जाएगी। जो भी डाउट वगैरह आपको रह जाए बुक को लेके तो आप वो मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हैं। चलिए आज के पेपर को हम सॉल्व गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन में कहा है वेबर टेस्ट एवं रिने टेस्ट में कौन से कपाल तंत्रिका का परीक्षण किया जाता है। ये आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का क्वेश्चन है। जो वेबर टेस्ट और रिने टेस्ट है इसमें कौन सी क्रेनियल नर्व का एग्जामिनेशन किया जाएगा। क्रेनियल नर्व 1, क्रेनियल नर्व 2, क्रेनियल नर्व 7 या फिर क्रेनियल नर्व 8, कौन सी क्रेनियल नर्व का यहाँ पे टेस्ट किया जाएगा। वेबर और रिने टेस्ट में टेस्ट किसका करते हैं, कान का। किसका किया जाता है, कान का टेस्ट किया जाएगा। अब कान के टेस्ट के लिए यहाँ पर कौन सी नर्व है, तो वो 8वें नंबर की, नाम क्या है, वेस्टिबो कोक्लियर। क्या होगी, वेस्टिबो कोक्लियर। यहाँ पे आप इसका नाम भी याद रखें, या तो आपको नाम पूछा जा सकता है जो स्पेशली ANM का पेपर दे रहे हैं उनके लिए। तो वेस्टिबो कोक्लियर या फिर कपाल तंत्रिका नंबर 8 और क्रेनियल नर्व 8। यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, क्रेनियल नर्व 8 और कपाल तंत्रिका 8 जो कि यहाँ पे यूज की जाती है। 7 जो यहाँ पे है, जो क्रेनियल नर्व 7 है, ये फेशियल पाल्सी के लिए, किसके लिए, फेशियल पाल्सी और बेल्स पाल्सी के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। बेल्स पाल्सी मतलब फेशियल नर्व, 7वें नंबर की क्रेनियल नर्व। दूसरे पे आपकी जो है ये है ऑप्टिक, मतलब विजन के लिए, किसके लिए, ऑप्टिक, आपकी आंखों के लिए यहाँ पर है। सेकंड, फर्स्ट है ऑल्फैक्टरी मतलब स्मेल, नाक के लिए, किसके लिए, स्मेल, जो चीजें आप सूंघते हैं
तो यहाँ पे फर्स्ट क्या हो गई आपकी ऑल्फैक्टरी नर्व और स्मेल के लिए, दूसरी होती है ऑप्टिक, और जो यहाँ पे 7वें नंबर की दी गई वो है फेशियल, और जो 8वीं है वो वेस्टिबो कोक्लियर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिकित्सीय संबंध में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन अ थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रस्ट, नॉलेज, रिस्पेक्ट या फिर मोटिवेशन। तो यहाँ पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में वो होता है यहाँ पर ट्रस्ट, विश्वास। यदि आपको अपने डॉक्टर पर विश्वास नहीं होगा कि ये मुझे ठीक कर सकते हैं, देन कुछ भी मतलब नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि यदि आप रूरल एरिया अर्बन एरिया में कंपेयर करेंगे तो रूरल एरिया के लोग हैं जो यदि कुछ पर्सनल उनको प्रॉब्लम है तो वो डॉक्टर को शेयर नहीं करते, स्पेशली उनकी बॉडी से रिलेट करती हुई झिझक होगी उनमें कंपेयर टू अर्बन के। तो यहाँ पर आपको विश्वास होना चाहिए थेराप्यूटिक रिलेशनशिप में, जो आपका पेशेंट है और एज अ नर्स आप हैं, तो पेशेंट को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। तो क्या इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट। नेक्स्ट वन, ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी इज गिवन बाय। जो ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी है ये किसने दी थी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने, बेटी न्यूमैन, मेडलिन लेनिंगर या फिर ओरेम ने, किसने दी थी। सेल्फ केयर थ्योरी दी थी ओरेम ने, तो किसने, ओरेम ने दी थी सेल्फ केयर थ्योरी। कौन सी, सेल्फ केयर थ्योरी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल की थ्योरी अलग है, इन्वायरमेंटल थ्योरी है एक, यहाँ पे और भी थ्योरीज है, लेकिन जो ट्रांसकल्चरल नर्सिंग थ्योरी है ये दी थी किसने, मेडलिन लेनिंगर ने। किसने, मेडलिन लेनिंगर ने। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, पोस्टीरियर कर्वेचर ऑफ स्पाइन इज कॉल्ड। रीढ़ की हड्डी का पार्श्व वक्रता क्या कहलाता है, कुब्जता मतलब कि काइफोसिस, लॉर्डोसिस मतलब अग्र कुब्जता मतलब आगे की तरफ झुकाव ज्यादा होना, स्कोलियोसिस या फिर पेक्टस एक्सवाटम। क्या होगा, रीढ़ की हड्डी का पार्श्व वक्रता क्या कहलाएगा। जो पोस्टीरियर कर्वेचर है स्पाइन का, क्या है, पोस्टीरियर कर्वेचर है, तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाता है काइफोसिस। क्या होगा, काइफोसिस। अब यहाँ पे आपको एग्जाम में या तो इमेज आ सकती है या फिर काइफोसिस, लॉर्डोसिस, स्कोलियोसिस, इन तीन में से किसी ना किसी की है जो क्या आ सकती है, इमेज आ सकती है। अब यहाँ पर जो काइफोसिस है, क्या है, काइफोसिस में रीढ़ की हड्डी इस तरीके से होगी, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी बस बना रही हूं मैं, और जो लॉर्डोसिस है इसमें इस तरीके से होगी, इसके अपोजिट होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जो आता है स्कोलियोसिस, तो स्कोलियोसिस में ऐसे स्पाइरल टाइप हो जाएगी। याद रखें, काइफोसिस में इस तरीके से, लॉर्डोसिस में इंटरनल टाइप का कर्व बनेगा, स्कोलियोसिस में इस तरीके से। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच द फॉलोइंग। यहाँ पर पोजीशन दी गई है कि कौन सी पोजीशन में कौन सा एग्जामिनेशन किया जाएगा। पेल्विक एग्जामिनेशन लिथोटोमी पोजीशन, कोलोस्कोपी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, एनजी इंट्यूबेशन हाइपोलोअर पोजीशन या फिर हाइपोफाइजेक्टोमी ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। कौन सी पोजीशन यहाँ पर गलत है, इनकरेक्ट मैच है। जितने भी गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन होते हैं, जो गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है और पेल्विक एग्जामिनेशन होते हैं, वो सब किस पोजीशन में होते हैं, होते हैं लिथोटोमी पोजीशन में। किसमें, लिथोटोमी पोजीशन में। अब यहाँ पर जो एनजी इंट्यूबेशन है ये भी हाई फॉलोअर में होगा, कोलोनोस्कोपी लेफ्ट लेटरल यूज किया जाता है। हाइपोफाइजेक्टोमी का मतलब क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या है, जो आपकी मास्टर ग्लैंड है उसको सर्जरी करके रिमूव करना। तो उसके लिए जो पोजीशन यूज की जाती है वो कौन सी पोजीशन होगी, तो यहाँ पर जो सेमी रिक्लाइंड पोजीशन यूज की जाती है, कौन सी, सेमी रिक्लाइंड पोजीशन है जो यहाँ पर यूज की जाएगी। तो यहाँ पर आपकी ट्रेंडलाइन वर्ग नहीं होगी, ट्रेंडलाइन वर्ग यहाँ पे नहीं होगी। ट्रेंडलाइन वर्ग यूज की जाती है जब यूट्राइन प्रोलैप्स हो रहा हो,
वैसे केसेस में। लेकिन हाइपोफाइजेक्टोमी में सेमी रिक्लाइंड पोजीशन यूज की जाएगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड प्रेशर रीडिंग शुड बी रिपोर्टेड इमीडिएटली टू द फिजिशियन। इसमें से कौन सी रीडिंग है जो आप फिजिशियन को तुरंत इन्फॉर्म करेंगे। ब्लड प्रेशर की रेंज दी गई है, तो जो अपर रेंज होती है ये कहलाती है सिस्टोलिक। क्या है, यह है सिस्टोलिक, यह सिस्टोलिक। और लोअर रेंज होती है कहलाती है डायस्टोलिक। क्या है, डायस्टोलिक। तो यहाँ पर रेंज दी गई 130/98 mm ऑफ Hg, 140/86 mm ऑफ Hg, 110/70 mm ऑफ Hg, 138/82 mm ऑफ Hg। कौन सा जो बीपी है जो डिस्टर्ब होगा जब आप अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। तो जब भी हमेशा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हाई होता है तब हमें क्या करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। नॉर्मली कितना होता है, 120/80, कितना 120/80 है जो नॉर्मल होता है। अब यहाँ 120/80, कितना 120/80। अब यहाँ पे देखिए कि जो सिस्टोलिक है कभी कभी कुछ अदर रीजन से भी बढ़ जाता है, लेकिन जब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक दोनों यहाँ पर हाई हो रहे हैं, मतलब ये स्ट्रोक की कंडीशन में या फिर कुछ हार्ट से रिलेट करती हुई प्रॉब्लम के कारण भी ये हाई हो सकते हैं। तो यहाँ पर तो ये लो है, थोड़ा है जो डाउन जा रहा है, यहाँ पर ये डायस्टोलिक नॉर्मल ही है एटलीस्ट। अब यहाँ पर जो ज़्यादा, जो सिस्टोलिक तो 10 mm ऑफ Hg बढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर डायस्टोलिक ज़्यादा बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसे केसेस में क्या है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़्यादा जरूरी है जब सिस्टोलिक और डायस्टोलिक है जो दोनों बड़े होंगे। और जनरली यहाँ पर डायस्टोलिक प्रेशर हमेशा लोअर वॉल्यूम में रहता है, लेकिन जब भी प्रेशर जब बढ़ता है तो डायस्टोलिक प्रेशर को क्या है, कंपेयर टू सिस्टोलिक के मोर इम्पोर्टेंस दी जाती है। इसीलिए जब डायस्टोलिक ज़्यादा बढ़ा हुआ हो, यदि कोई और अदर आप एग्जाम भी दे रहे हो तो उसमें आप डायस्टोलिक वाली रीडिंग को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ स्क्रब नर्स इन द ऑपरेशन थिएटर। तो एज ए स्क्रब नर्स आपकी ओटी में क्या ड्यूटी होगी, सूचित सहमति पत्र का सत्यापन करना, वेरीफाई द इन्फॉर्म कंसेंट, असिस्ट द सर्जन इन ग्लविंग, रिसीविंग द पेशेंट, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। क्या है जो आपकी एज अ स्क्रब नर्स ड्यूटी है। स्क्रब नर्स की ड्यूटी ओनली ओटीज या सर्जरीज के लिए ही लगाई जाती है, और यहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है कि जो आपकी ट्रे है, क्या है, जो आपकी ट्रे है जिसमें इंस्ट्रूमेंट है, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर स्टरलाइजेशन के साथ साथ काउंट करके रखना है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा, मेंटेन द काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। जितने भी सर्जरी में जो भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह यूज हुए हैं उनको काउंट करके रखना है। वैसा इसलिए कि कभी इनकेस बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे माल प्रैक्टिस के कि जो कैंची मतलब सीजर ही अंदर रह गई सर्जरी के दौरान, या फिर कॉटन रह गया, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह रखे गए हैं वो काउंट करने की ड्यूटी स्क्रब नर्स की है। नेक्स्ट वन, ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन इज नोन एज। तो धीरे धीरे श्वसन के दर और गहराई में क्रमिक बढ़ोतरी दर्शाता है। ग्रेजुअली मतलब क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी रेट है उसकी डेप्थ में और रेट दोनों बढ़ रही है। रेट मतलब 16 से 20 हो जाए, डेप्थ मतलब जो सांस खींचने और छोड़ने का जो ड्यूरेशन है वो भी बढ़ जाए, तो क्या कहलाएगा, हाइपर वेंटिलेशन, हाइपो कुस्माल या फिर कायमी स्ट्रोक। ये क्वेश्चन आपको आई थिंक अभी कुस्माल और कायमी स्ट्रोक रेस्पिरेशन ESIC एग्जाम में पूछा गया है, अभी रिसेंट में जो पेपर हुआ था 6 तारीख को। तो ग्रेजुअली इंक्रीज इन द रेट एंड डेप्थ क्या कहलाएगा, ये कहलाता है कुस्माल रेस्पिरेशन। क्या होगा, कुस्माल रेस्पिरेशन। कायमी स्ट्रोक में तो जो डेप्थ है वो बस इस तरीके से होगी। नेक्स्ट वन, द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट इन द बॉडी। तो हमारे शरीर में हीट का सबसे बड़ा ऊष्मा का प्राथमिक स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें, मेटाबॉलिज्म, हार्ट बीट या फिर सर्कुलेशन। तो हमारी बॉडी का सबसे बड़ा हीट रेगुलेटरी पार्ट क्या है, मतलब हीट हमारी बॉडी को कैसे मिलती है, वो मिलती है मेटाबॉलिज्म से। कैसे, मेटाबॉलिज्म से।
तो यहाँ पे भी आपका आंसर क्या होगा, मेटाबॉलिज्म और उपापचय। नेक्स्ट वन, डिस्चार्ज समरी इंक्लूड्स ऑल दी फॉलोइंग एक्सेप्ट। डिस्चार्ज समरी में सब कुछ रहेगा किसी एक को छोड़कर। लघु एवं दीर्घकालिक देखभाल, लर्निंग नीड्स ऑफ पेशेंट, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर फॉलोअप केयर या फिर हेल्थ एजुकेशन। डिस्चार्ज समरी में सब कुछ है किसी एक को छोड़कर। डिस्चार्ज समरी में क्या नहीं लिखा जाएगा, शॉर्ट और लॉन्ग टर्म केयर क्या क्या हुई है मरीज की वो लिखा जाएगा, लर्निंग नीड्स लिखी जाएंगी कि मरीज को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, हेल्थ एजुकेशन के बारे में लिखा जाएगा। लेकिन डिस्चार्ज समरी में जो बिलिंग है, बिलिंग वाला सेक्शन, यहाँ पे कितना कॉस्ट पैसा खर्च हुआ बिलिंग पार्ट में जाएगा, ना कि डिस्चार्ज समरी में ऐड किया जाएगा। तो यहाँ पे भी आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन नंबर सी को। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट सेक्शन है आपका एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का। तो अभी तक हम पढ़ रहे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, अब है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी। इस तरीके से डिवाइडेड क्वेश्चन आता है यूपी में। जो भी हमारी बुक आई है उसमें भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस दिए गए हैं कि 10 क्वेश्चन जो फंडामेंटल के हैं, 10 एनाटॉमी, 10 फिजियोलॉजी के, इस तरीके से मिला के, स्पेशली यूपी वाले पेपर्स में। क्वेश्चन है यहाँ पर, बोन एसोसिएटेड विथ टंग, जीभ से संबंधित हड्डी या फिर बोन है कौन सी है, जाइगोमेटिक बोन, फ्रंटल, हायोइड या फिर टेम्पोरल बोन, कौन सी होगी जीभ से रिलेट करती हुई हड्डी। तो जीभ से रिलेट करती हुई है यहाँ पर हायोइड बोन, कौन सी, हायोइड बोन। हायोइड बोन के बारे में आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं कि जो हायोइड बोन है, क्या है, हायोइड बोन है जो घोड़े की नाल होती है, क्या है, जिसको लिंगुअल बोन और टंग बोन के नाम से जाना जाता है, याद रखना है, लिंगुअल बोन और टंग बोन। और यहाँ पर इसका जो शेप होता है इस हायोइड बोन का, जो घोड़े की नाल होती है उसी के तरीके का होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि बोन्स का जो हम ये कह सकते हैं कि हायोइड बोन मतलब क्या है, लिंगुअल बोन और टंग बोन हॉर्स शू शेप्ड बोन कहलाती है। क्या है, इसका एक और नाम है जो हॉर्स शू शेप, जो घोड़े की नाल होती है जो पैरों में वो पहने हुए होते हैं इस तरीके से, उस शेप की होती है बोन। तो इसका दूसरा नाम क्या है, लिंगुअल और टंग बोन, हायोइड बोन एंड हॉर्स शू शेप बोन। नेक्स्ट वन इज सलाइवा कंटेंस विच एंजाइम, तो हमारी लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर एमाइलेज, ट्रिप्सिन, फॉस्फेटेज या फिर डिहाइड्रोजनेज। जब भी हम जैसे ही मुंह में कुछ खाना खाते हैं तो उसको निगलते हैं, तो उस दौरान आप फील करते हैं कि उसमें पानी टाइप का मिक्स हो जाता है, वो होती है हमारी लार। और उसी लार में कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो उस खाने को निगलने में हेल्प करते हैं, चबाने में हेल्प करेंगे। तो वो यहाँ पे एंजाइम है कौन सा, जो लार में पाया जाने वाला एंजाइम है वो है एमाइलेज। कौन सा है, एमाइलेज। नेक्स्ट इज मिट्रल वॉल्व इज ऑल्सो नोन एज, मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम क्या है, ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, सेमीलूनार या फिर नन ऑफ दीज। मिट्रल वॉल्व का दूसरा नाम होगा क्या, बाइकस्पिड वॉल्व। क्या है, बाइकस्पिड वॉल्व। नेक्स्ट वन, कंपार्टमेंट विथ थिकेस्ट वॉल, सबसे बड़ी दीवार वाला कंपार्टमेंट कौन सा है, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम या फिर लेफ्ट वेंट्रिकल। बताइए, आप लोग भी यहाँ पे बताइए कि जो थिकेस्ट वॉल है वो किस साइड की, किस तरफ की है, एट्रियम की, राइट साइड की कि लेफ्ट की, कहाँ की है। तो सबसे थिकेस्ट वॉल वाली कंपार्टमेंट है हार्ट में, वो कौन से चेम्बर साइड का होगा, तो वो होगा यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल साइड का। कौन सा, लेफ्ट वेंट्रिकल साइड का। नेक्स्ट वन, इलास्टिक टाइप ऑफ कार्टिलेज, लेचदार उपास्थि, कार्टिलेज का मतलब होता है उपास्थि। तो जो इलास्टिक कार्टिलेज हैं कौन से हैं, थायराइड, एपिग्लोटिस, सर्क्लॉइड या फिर इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो यहाँ पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क के कार्टिलेज तो नहीं है इलास्टिक टाइप में। अब यहाँ पर स्ट्रिकॉइड है, एपिग्लोटिस है, थायराइड है, कौन से होंगे, थायराइड भी नहीं है, इलास्टिक मतलब खिंचावदार।
नसरेकॉइड है एपिग्लोटिस। क्या है? एपिग्लोटिस, जो आपके एक कैप का काम करता है कि जब भी आपने ओरली खाना खाया, ट्रैकिया के यहाँ पे वो उस दौरान सेकंड्स के लिए क्या कर देता है? कवर कर देता है। लेकिन जब आप बात करते करते खाना फंस जाए, मतलब एपिग्लोटिस अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाया है, इसका रीजन यही होता है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा एपिग्लोटिस। नेक्स्ट वन, स्ट्रक्चर एसोसिएटेड विद द सेंस ऑफ हियरिंग, श्रवण से संबंधित संरचना। सैक्यूल, आर्टिकल, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी या फिर एम्पुला, क्या होगा? तो यहाँ पर सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ हियरिंग के लिए इंपॉर्टेंट होगा ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। क्या होंगे? ऑर्गन ऑफ कार्टी। नेक्स्ट वन, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग बाय स्पर्म टेक्स प्लेस हियर। फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है? ओविडक्ट में, ओवरी में, यूट्रस में कि वेजाइना में? कहाँ पे होता है फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहाँ पे होगी? ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब में। ओविडक्ट को ही क्या कहा जाता है? फैलोपियन ट्यूब। क्या है ये? फैलोपियन ट्यूब। ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब। इम्प्लांटेशन यूट्रस में होगा। ओवरी एग रिलीज करेगी हर महीने, वो प्रोसेस कहलाती है क्या? ओव्यूलेशन। क्या है? ओव्यूलेशन। नेक्स्ट वन, ब्लड ग्रुप इज क्लासिफाइड बाय। ब्लड ग्रुप किस चीज पे डिपेंड करता है? एंटीजन एंटीबॉडी पर, RH फैक्टर पर, या फिर हीमोग्लोबिन कंटेंट पर, या फिर ऑक्सीजन कंटेंट पे। आपने सुना होगा किसी का बी पॉजिटिव, कोई ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव है, तो ये सब किस पे डिपेंड करते हैं? एंटीजन और एंटीबॉडी पर। किस पर? एंटीजन और एंटीबॉडी पर। नेक्स्ट वन, माइक्रोबायोलॉजी, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिस्क असेसमेंट? रिस्क असेसमेंट की पहली स्टेज क्या है? जोखिम मूल्यांकन, एक्सपोजर असेसमेंट, हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन, टॉक्सिसिटी स्टडी, या फिर रिस्क कैरेक्टराइजेशन। क्या होगा यहाँ पर? होगा हैजार्ड। रिस्क असेसमेंट की पहली स्टेज होती है हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। किस चीज से नुकसान हो सकता है, उस चीज को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। रिस्क असेसमेंट की सबसे फर्स्ट स्टेज है क्या? हैजार्ड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट वन, विच इज एन एंटीसेप्टिक। तो इनमें से एंटीसेप्टिक क्या है? क्लोरीन है, कॉपर सल्फेट है, ओजोन है, कि 70% इथेनॉल है? क्या होगा? तो यहाँ पर एंटीसेप्टिक मतलब कि जो आप स्किन पे लगा सकते हैं, तो वो यहाँ पर एंटीसेप्टिक का मतलब होता है लाइव बॉडी पर आप यूज करने वाली ऐसी चीजें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रोकने में हेल्प करती हैं। वो होगा यहाँ पर एथेनॉल। क्या होगा? 70% ऑफ एथेनॉल। नेक्स्ट वन, एंट्री ऑफ एनवेलप्ड वायरस इनटू इट्स होस्ट सेल्स इज मीडिएटेड बाय। तो यहाँ पर जो एनवेलप्ड वायरस है, इनकी एंट्री यदि होस्ट सेल में होती है तो किसके द्वारा होगी? ओनली एंडोसाइटोसिस के द्वारा। बोथ फैगोसाइटोसिस एंड एंडोसाइटोसिस, बोथ एंडोसाइटोसिस एंड मेम्ब्रेन फ्यूजन, या फिर ओनली पिनोसाइटोसिस। किसके द्वारा? जो एनवेलप्ड वायरस है। क्या है? एनवेलप्ड वायरस है, मतलब किसी वायरस के ऊपर क्या होगी? कवरिंग होगी उसके साथ है, तब ये एंडोसाइटोसिस और जो मेम्ब्रेन का फ्यूजन होगा दोनों का, तब जाके होस्ट की बॉडी में एंट्री कर पाएंगे। नेक्स्ट वन, हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लिसर, रस्का, या फिर रॉबर्ट कोच। कौन है? तो वो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट वन, व्हाट डज पीपी स्टैंड फॉर? प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रिवेंटिव इक्विपमेंट, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, या पीपल्स प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। क्या होगा पीपीई का फुल फॉर्म? खूब हमने कोविड के टाइम में तो खूब यूज की है, इवन बहुत सारे हॉस्पिटल में तो मिली ही नहीं, अवेलेबिलिटी बहुत कम हो गई थी। पीपीई मतलब कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जिसमें आपके ग्लव्स हो गया, गाउन हो गया, ग्लव्स, गाउन, मास्क, गॉगल्स, एप्रिन,
नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी को लेके सही क्या है? दिस इम्यूनिटी कॉज द रिएक्शन, दिस इम्यूनिटी डेवलप्स इमीडिएटली, दिस इम्यूनिटी लास्ट ओनली फॉर अ फ्यू वीक्स और मंथ, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। जो पैसिव इम्यूनिटी है इसके बारे में सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है जो इम्यूनिटी माँ से बच्चे को मिलती है, और ये इम्यूनिटी है जो कुछ हफ्तों से कुछ महीनों तक बच्चे की बॉडी में काम करेगी, तुरंत मिल भी जाती है बच्चे को, और यहाँ पर रिएक्शन भी नहीं ऐसे कुछ अलग से होंगे, मतलब एक सही पॉजिटिव रिएक्शन होगा। तो इसका मतलब होगा यहाँ पर सभी क्या होंगे? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, द BCG वैक्सीन यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरक्लोसिस इज derived फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। BCG वैक्सीन किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के है जो डेरिवेटिव फॉर्म से बनती है? बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस, बैसिलस सबटिलस, माइकोबैक्टीरियम बोविस, या फिर सैक्रोमैसिस सर्विसिए। किसके द्वारा बनती है? तो ये बनती है माइकोबैक्टीरियम बोविस। किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम बोविस से। अब आप इसी में तो कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ की, अब जो टीबी फैलती है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से फैलती है, लेकिन ये वैक्सीन जो टीबी को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है वो वैक्सीन किससे बनाएंगे? वो होगा वोविस। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यूनिटी इज प्रेजेंट फ्रॉम आवर बर्थ। हमारे जन्म के समय से कौन सी इम्यूनिटी रहती है हमारे अंदर? इनेट, एक्टिव, पैसिव, या फिर एक्वायर्ड? कौन सी इम्यूनिटी होती है? तो एट द टाइम ऑफ बर्थ से होती है कौन सी? इनेट। कौन सी? इनेट इम्यूनिटी। नेक्स्ट वन, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। तो इनमें से आउटपुट डिवाइस कौन सी है? स्पीच सिंथेसाइजर, स्कैनर्स, फ्लॉपी डिस्क, या फिर जॉयस्टिक्स? क्या होगी? आउटपुट मतलब आप इसको बाहर से देख भी सकते हो, लगा सकते हैं अपने कंप्यूटर। डिवाइस है वो कौन सी होगी? तो जो आउटपुट डिवाइस है वो होगी आपकी यहाँ पर स्पीच सिंथेसाइजर। क्या होगी? स्पीच सिंथेसाइजर। जॉयस्टिक, फ्लॉपी डिस्क, स्कैनर, ये सब क्या है? इनपुट में आएंगी। नेक्स्ट वन इज द यूजेस ऑफ मेडिकल इंफॉर्मेटिक्स मेथड्स टू सिंप्लीफाई रिसर्च इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इज कॉल्ड। तो जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में रिसर्च के लिए इजी बनाने के लिए जो मेडिकल फील्ड में टेक्निक्स वगैरह अपनाई जाएंगी वो क्या होंगी? बायो इन्फॉर्मेटिक्स, क्लिनिकल एनालिटिक्स, स्वास्थ्य सूचना, या फिर टेलीमेडिसिन, सब क्या कहलाएंगी? तो जो मेडिकल फील्ड में कंप्यूटर का यूज़ करके मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, मतलब जो परसेंटेज वगैरह होती है मेडिकेशन में उन सब चीज़ों के लिए, तो कहलाता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। क्या होगा? बायो इन्फॉर्मेटिक्स। नेक्स्ट वन, एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड ओवर मैनुअल हेल्थ रिकॉर्ड। तो एज कंपेयर करना है आपको कि जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है वो मैनुअल से किस तरीके से एडवांटेज है। डिपेंडेंट अपॉन रिलायबल ऑपरेशन, इजीली शेयर्ड, कोलैबोरेशन बिटवीन पेशेंट एंड डॉक्टर, प्रोवाइड अलर्ट टू द डॉक्टर फॉर हेल्थ नीड एंड फास्ट रिट्राइवल ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। क्या यहाँ पर अलग है कंपेयर टू मैनुअल हेल्थ रिकॉर्ड के? तो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड का इम्पोर्टेंट क्या है? लेट्स से कि आपकी तबीयत खराब है, आप हॉस्पिटल तक नहीं जा पा रहे हैं, तो डॉक्टर आपको तुरंत ही एज सून एज पॉसिबल वहीं से भी कंसल्ट कर सकते हैं। वही यहाँ पे एक हेल्प हो जाएगी आपकी। यदि स्मॉल वे पे हम बात करें तो यहाँ पे भी वही होगा कि रोगी की जानकारी की तेज़ी से प्राप्ति होती है और उसकी केयर है जो वहीं से स्टार्ट करवा दी। ऑप्शन क्या है? प्रोवाइड अलर्ट टू द डॉक्टर फॉर हेल्थ नीड्स एंड फास्ट रिट्राइवल ऑफ पेशेंट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वन, नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स है फॉलोइंग एडवांटेज एक्सेप्ट। नर्सिंग इंफॉर्मेशन के सभी क्या है? लाभ हैं, किसी एक को छोड़कर। इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ डेटा, ऑफर एविडेंस बेस्ड फाउंडेशन फॉर नर्सिंग नॉलेज, कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, या फिर हेल्प इन पॉलिसी मेकिंग। क्या है जो यहाँ पर नहीं है सही एडवांटेज इसका? तो होंगे कॉन्फिडेंशियलिटी इशू, जबकि नर्सिंग इंफॉर्मेटिक्स में कॉन्फिडेंशियलिटी इशू की बात कब आएगी? जब जो डेटा है जो आपका
प्रॉपर वे में ना स्टोर किया गया हो। तो नर्सिंग सूचना विज्ञान के निम्नलिखित लाभ हैं किसी एक को छोड़कर, तो वह गोपनीयता के मुद्दे। नेक्स्ट वन, इन इंफॉर्मेटिक्स रॉ अनप्रोसेस्ड मेंबर सिंबल्स और वर्ड दैट आर नो मीनिंग बाय देमसेल्फ आर कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो जब भी हमारी जो इंफॉर्मेशन वगैरह है मेडिकल फील्ड में हो गया, तो यहाँ पर रॉ है, मतलब ओनली डेटा कलेक्ट किया गया है, अनप्रोसेस्ड है, उसको चेक नहीं किया गया, कुछ नंबर है, सिंबल्स वगैरह यूज किए जाते हैं, उनका अपने आप में ही कुछ मतलब ही नहीं है, तो वो क्या इंफॉर्मेशन, डेटा, नॉलेज या फिर विजडम क्या कहलाएंगे? ये कहलाता है डेटा या फिर आंकड़े, क्या होंगे? डेटा। नेक्स्ट वन, वर्चुअल विजिट एट रियल टाइम टू वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन बिटवीन अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड अ पेशेंट इज कॉल्ड। वर्चुअल विजिट एट रियल टाइम टू वे ऑडियो वीडियो कम्युनिकेशन किसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर और पेशेंट के बीच में हो रहा है, तो क्या पेशेंट इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल, सिंक्रोमस, असिंक्रोनोमस टेलीमेडिसिन या फिर रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा समकालीन टेलीमेडिकेशन। क्या है? समकालीन टेलीमेडिसिन या फिर सिंक्रोनोमस टेलीमेडिसिन। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका विच वन डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एंड इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड। EHR और EMR का फुल फॉर्म आ सकता है, ध्यान दीजिए, EHR और EMR का फुल फॉर्म याद रखना है। अब यहाँ पर क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड के और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के। EHR प्रोवाइड नर्सिंग विथ स्टैंडर्ड नोमेनक्लेचर ऑफ टैक्सोनॉमी टू रिकॉर्ड नर्सिंग केयर, जबकि EMR इज द इंक्लूजन ऑफ ओनली डेटा कलेक्टेड बाय पेशेंट पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड इज अ लॉन्गिट्यूडनल रिकॉर्ड ऑफ द पेशेंट एंड हेल्थ इंफॉर्मेशन। EMR allowed nurses to document nursing care in a system that is initiative to their level of computer literacy। क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? EHR मतलब इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड के बीच का जो डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है वो क्या होगा? वो होगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड है लॉन्गिट्यूडनल हेल्थ रिकॉर्ड होगा पेशेंट की इंफॉर्मेशन को लेके। किसके? पेशेंट की इंफॉर्मेशन को लेके। Next one, a situation in which it is difficult for the health professional to take decision based on the ethical principle। कौन सी यहाँ पे आपकी सिचुएशन होगी जब आपको पता है कि सही फैसला क्या होगा, लेकिन आपके एथिक्स से आपको परमिशन नहीं देते हैं ऐसा करने से, तो वो क्या कहलाता है? एथिकल रिस्ट्रेंट, एथिकल डिलेमिना या फिर एथिकल ड्यूटी या फिर एथिकल रीजनिंग। तो ऐसी सिचुएशन दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर द हेल्थ प्रोफेशनल कि वो डिसीजन लेना है लेकिन उनके एथिक्स उसकी गवाही नहीं देते हैं उनको, तो वो कहलाती है दुविधा, डिलेमिना, कि वो करें या ना करें, करें या ना करें। नेक्स्ट वन CET है यहाँ पे अब आपकी, द मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट गिवन टू डिफरेंसली एबल्ड स्टूडेंट इन इंक्लूसिव क्लासरूम। ये क्वेश्चन पेपर मैंने आपको इसलिए करवाया है कि जो लोग DSSB का पेपर दे रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसमें आपके CET के 8 से 10 क्वेश्चन कवर होंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फंडामेंटल, ये सब तो आप पढ़ते ही रहते हैं। CET हो गया आपका, रिसर्च भी इस पेपर में आपका कवर होगा। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है कि कौन सी सबसे उपयुक्त तकनीक समर्थन में अलग अलग सक्षम छात्रों को दी जाने वाली समावेशी कक्षाएं हैं? असिस्टिव टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर असिस्टेंट इंस्ट्रक्शन, कौन सी टेक्नोलॉजी होगी यहाँ पर? तो ये होगी यहाँ पे आपकी असिस्टिव टेक्नोलॉजी, सहायक तकनीक। सबसे उपयुक्त मतलब मोस्ट अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट है जो कि स्टूडेंट्स को क्लासरूम में अलग अलग तरीके से प्रोवाइड करवाया जा सकता है। अब यहाँ पे आपको एक करेक्ट सीक्वेंस बताना है कम्युनिकेशन प्रोसेस का। इनपुट, आउटपुट, डेटा एंट्री, प्रोसेसिंग या फिर स्टोरेज, क्या सही सीक्वेंस होगा आपका यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर 36 में आपको बताना है कि सही सीक्वेंस क्या होगा। ये आएगा सबसे पहले, फिर होगी आपकी डेटा एंट्री, फिर होगा आपका डेटा प्रोसेस्ड, फिर होगी आपकी स्टोरेज, लास्ट में जो स्टोरेज के बाद होगी आउटपुट। 1 2 3 4 5, मतलब इनपुट फर्स्ट होगा,
जो भी आप इनपुट मतलब जो भी आप मैसेज वगैरह डाल रहे हैं वो फिर वो डेटा आपका एंटर होगा, जब वो प्रोसेस होके आगे बढ़ेगा फिर स्टोर होगा, देन कुछ आउटपुट निकलेगा। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा डी, ACDEB। इस तरीके के क्वेश्चन भी अभी ESIC में बहुत पूछे गए हैं। Next one, the approach to counseling in which the therapeutic process is directed along lines considered relevant by counselor is named as। परामर्श के लिए मतलब काउंसलिंग के लिए जो थेराप्यूटिक प्रोसेस है उसके द्वारा जितनी भी लाइंस हैं, रेखाएं हैं, को किस प्रकार से आप आगे ले जाएंगे काउंसलर, नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग के, डायरेक्टिव, इलेक्टिव या फिर वोकेशनल काउंसलिंग के द्वारा। तो यहाँ पर काउंसलिंग भी आपकी इसी का हिस्सा हो जाएगी, तो वो होगी यहाँ पर आपकी डायरेक्टिव काउंसलिंग। कौन सी? डायरेक्टिव काउंसलिंग। नेक्स्ट वन, एजुकेशनल टीवी वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कब आई थी शैक्षिक टीवी भारत में पहली बार? शैक्षिक टीवी आई थी 1959 में, 1959 में फैमिली हेल्थ प्लानिंग प्रोग्राम आ गया था उसके बाद ही। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वेरी इफेक्टिव मेथड ऑफ हेल्थ एजुकेशन टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन बिहेवियर और पीपल। कौन सी हेल्थ एजुकेशन की मेथड बेस्ट है जो बिहेवियर को चेंज लाने में हेल्प करेगी? पैनल डिस्कशन, सिंपोजियम, ग्रुप डिस्कशन या फिर रोल प्ले, कौन सी बेस्ट होगी? ये अभी ESIC में और राजस्थान GNM में भी आ चुका है, तो ये है आपकी ग्रुप डिस्कशन। क्या है? ग्रुप डिस्कशन, सामूहिक चर्चा। नेक्स्ट वन, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड प्रोसीजर वेयर द क्लाइंट वाज आस्क्ड टू इंटैक्ट रोल ड्यूरिंग अ थेराप्यूटिक सिचुएशन। तो यहाँ पर एक प्रोसीजर कहा गया है जहाँ सेवार्थी को चिकित्सीय स्थिति के दौरान एक भूमिका निभाने के लिए कहा जाता है, रोल टाइप का प्ले करने को कहा जाएगा। तो एक कौन लाया था ये प्रोसीजर, किसने करा था? कार्ल जंग ने, सिगमंड फ्रूड, जॉर्ज कैली या फिर कार्ल रोजर्स ने? किसने भैया इस तरीके से ही करके बता दिया था? तो ये बताया था कार्ल रोजर्स ने। किसने? कार्ल रोजर्स ने। क्लाइंट वॉज आस्क्ड टू इनेक्ट अ रोल ड्यूरिंग अ थेराप्यूटिक सिचुएशन। Next one, which of the following are the function of media is related to their audience। तो यहाँ पर कौन सा फंक्शन है मीडिया के कार्य उनके दर्शकों से संबंधित हैं? अब यहाँ पे आपको बताने हैं कौन से हैं। क्रिएशन ऑफ पैसिव लॉन्गिंग फॉर मीडिया प्रोडक्ट्स, ओमनिवोरस, डिवोरिंग ऑफ मीडिया कंटेंट, कंपनसेशन थ्रू आइडेंटिफिकेशन, विसेरियस विश फुलफिलमेंट, सोर्स ऑफ सजेशन फॉर एप्रोप्रिएट रोल। अब इन जो 5 ऑप्शन है इनमें से कौन से करेक्ट हैं? ABC, BCD, ABE, कौन से होंगे इसमें? करेक्ट ऑप्शन आपको बताना है। करेक्ट होगा आपका C, D और E। निष्क्रिय लालसा का ये तो करना ही नहीं भैया, क्रिएशन ऑफ पैसिव लॉन्गिंग फॉर मीडिया प्रोडक्ट से भी नहीं करना है, सर्वहारी भक्षण भी नहीं होगा। पहचान के माध्यम से मुआवजा, प्रतिनिधिक इच्छा पूर्ति, और जो यहाँ पर सोर्स ऑफ सजेशन है उनको अप्रिशिएट करना। नेक्स्ट है यहाँ पर ड्यूरिंग टीचिंग अ टीचर्स स्टेटमेंट दैट इनकरेज स्टूडेंट टू एलाबोरेट एन आंसर अदर देयर ऑन और दैट अदर विल बी कॉल्ड। शिक्षण के दौरान मतलब टीचिंग के दौरान एक शिक्षण के बयान ने जो छात्रों को एक उत्तर के बारे में डिटेल में बताने के लिए कहा है, तो आप क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चरिंग, इंस्ट्रक्शनल वैरायटी, इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस या फिर प्रोबिंग? क्या होगी आपकी? ये कहलाएगी प्रोबिंग। आपका वो क्या ले रहे हैं? टेस्ट ले रहे हैं कि आपको बनता कितना है। मान लो मैंने ये पूरी क्लास ली, लास्ट में यही क्वेश्चन आपको करने के लिए दे दिया और पूछा कि आपने किस तरीके से किया है, तो वो होगा जांच करना और प्रोबिंग। नेक्स्ट वन, MSN सबसे फेवरेट सब्जेक्ट सभी बच्चों का। मेजर इलेक्ट्रोलाइट एलिवेटेड इन द ओलिगोयूरिक फेज ऑफ रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के मरीज में जो मेजर इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा बढ़ता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम या फिर फास्फोरस? कौन सा इलेक्ट्रोलाइट का लेवल हाई हो जाता है रीनल फेलियर के केस में? गुर्दे की विफलता के केस में ओलिगोयूरिक फेज में। ओलिगोयूरिक का मतलब क्या होता है? 100 ml से भी कम यूरिन का पास करना 24 घंटे में।
तो उस दौरान जो डिस्टर्ब रहेगा वो होगा पोटेशियम। क्या होगा? पोटेशियम। नेक्स्ट वन, which of the following is the appropriate diet plan for the first 24 hour for patient with active upper gastrointestinal bleeding? यदि मरीज को अपर जीआई ब्लीडिंग हो रही है, अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग हो रही है, तो पहले 24 घंटे की डाइट क्या होगी? रेगुलर, ब्लेंड, क्लियर, फ्लूइड या फिर नथिंग बाय माउथ? क्या डाइट दी जाएगी मरीज को? कुछ भी नहीं, मुंह से तो यहाँ पे कुछ भी देना ही नहीं है, डायरेक्ट आईवी दिया जाएगा जो भी देना होगा। लेकिन पहले 24 घंटों में यदि अपर जीआई ब्लीडिंग के लिए डाइट प्लान कर रहे हैं आप पर्सन का, तो यहाँ पर नथिंग बाय ओरल आपको नहीं देना है, कुछ भी नहीं देना है। नेक्स्ट वन, राम इज अ 30-year-old male has been admitted to the intensive care unit after the motor vehicle accident। अब यहाँ पर राम नाम का एक पेशेंट है, 30 साल उम्र है, कुछ बाइक से एक्सीडेंट वगैरह हुआ है, बाउल साउंड्स क्या है? ऑडिबल है वाइल ऑस्कल्टेशन के दौरान। तो ये क्या है? रप्चर्ड लिवर है, रप्चर्ड लंग्स है, डायफ्रेगमेटिक इंजरी या फिर रप्चर्ड अओर्टा है। तो यहाँ पर राम के लंग्स के यहाँ पर ऑस्कल्टेशन के दौरान ऑडिबल है, जो आपको सुनाई दे रहा है, आंत्र ध्वनि सुनाई दे रही है, मतलब ऑडिबल ऑस्कल्टेशन राम्स लंग। तो यहाँ पर क्या होगा? रप्चर्ड लिवर के कारण है, फटे फेफड़े हैं, डायफ्रेगमेटिक चोट है, क्या हो सकता है? तो होगी डायफ्रेगमेटिक इंजरी। क्या है? डायफ्रेगमेटिक इंजरी। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल हार्मोन हाई इन कुसिंग सिंड्रोम। कुसिंग सिंड्रोम वाले मरीज में जो हाई अमाउंट में जो यहाँ पर हार्मोन होगा वो क्या? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड मिनरलो या फिर एल्डोस्टेरोन या एंड्रोजन, क्या है जो हाई अमाउंट में होगा? होगा ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। कुसिंग सिंड्रोम में क्या होता है? ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स का लेवल या तो आपकी बॉडी में बाहर से आपको लगाया गया है तो उसके कारण हाई होगा, या आपकी बॉडी ने ओवर रिलीज कर दिया। क्या होगा? कुसिंग सिंड्रोम में प्रमुख हार्मोन उच्च है, वो क्या है? वो है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट वन इज a patient who recently underwent amputation of leg complain pain in the amputated part. The nurse should explain to the patient which of the following। यदि किसी मरीज की सर्जरी होकर एम्पुटेशन किया गया है, लेग एम्पुटेशन मतलब पैर काट के अलग किया गया है, तब भी पेशेंट कहता है कि दर्द हो रहा है, तब एज अ नर्स आप क्या कहेंगे? द पेन इज रियल एक्सपीरियंस फॉर द पेशेंट, पेन कैन नॉट एग्जिस्ट बिकॉज द लेग हैज बीन एम्पुटेड, द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग सेंट्रल पेन सिंड्रोम, द पेन इज अ फिनोमिना एज अ घोस्ट पेन। तो जब भी लेग एम्पुटेशन किया जाए और इस तरीके का पेन पूछा जाए तो ये हमेशा किस कैटेगरी में कंसीडर किया जाता है? घोस्ट पेन में। अभी तक के इतनी रिसर्च हो गई, सब कुछ हो गया, समझ में नहीं आया है रिसर्चर्स को, तो आपको यहाँ पे क्या कहना है कि ये क्या है? घोस्ट पेन है, भूत दर्द। भूत के नाम से तो आपको भी बहुत इजीली याद होगा, क्या है? भूत दर्द। नेक्स्ट वन, द प्लेटलेट काउंट ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम ल्यूकेमिया इज 19,000 per mm², विच विल एप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन। ल्यूकेमिया का मतलब होता है ब्लड कैंसर, और ऐसे केसेस में आपको क्या कहने के लिए कहना है कि प्लेटलेट काउंट दोबारा चेक कराएं, सॉफ्ट टूथब्रश यूज करें, आइसोलेट करें पेशेंट को, मॉनिटर करें। ल्यूकेमिया के मरीज में या फिर हीमोफीलिया वाले मरीज में सॉफ्ट ब्रश करने के लिए हमेशा एडवाइस दी जाती है कि कहीं से भी ब्लीडिंग ना हो, गम्स ब्लीडिंग को भी प्रिवेंट करने की सलाह दी जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या करना है? मुलायम टूथब्रश का इस्तेमाल करने के लिए कहना है। नेक्स्ट वन, द फुल फॉर्म ऑफ द डैश डाइट। डैश डाइट किसके लिए दी जाती है? हाई बीपी वाले मरीज में। तो यहाँ पर डैश डाइट का मतलब क्या होता है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी अलाउंस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी एड्स टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी असिस्टेंट टू स्टॉप हाइपरटेंशन। तो डैश डाइट दी जाती है किसके लिए? ये व्रत डाइट दी जाती है डायरिया वाले में। वैसे ही डैश डाइट का इस्तेमाल किया जाता है उच्च रक्तचाप को रोकने के लिए आहार संबंधी प्रयास में। Next one, which among the following parameter of a patient in a post-operative unit requires immediate attention?
आफ्टर सर्जरी के बाद, पोस्ट ऑपरेटिव बात की गई, आफ्टर सर्जरी के बाद किस चीज़ के लिए तुरंत इमरजेंसी अटेंशन की ज़रूरत पड़ सकती है? ब्लड प्रेशर यदि 180/80 mm ऑफ Hg हो, टेम्परेचर 98 डिग्री हो, रेस्पिरेटरी रेट 14 हो, ऑक्सीजन सेचुरेशन 85। अब बताइए आप लोग कि आपका आंसर क्या होगा? बीपी 110/80 है, मतलब ये तो ठीक है। टेम्परेचर 98.6 नॉर्मल होता है, तो ये भी ठीक है। 16 से 20 होगी, लेकिन आफ्टर सर्जरी है जो थोड़ा बहुत कम चलेगी, लेकिन 14 ठीक है। ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत डाउन है। क्या है? ऑक्सीजन सेचुरेशन बहुत डाउन है। इस केस में आपको मरीज के लिए तुरंत है जो इमीडिएट अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल इन्फेक्शन कॉज द कापोसी सार्कोमा? तो यहाँ पर कापोसी सार्कोमा के लिए कौन सा वायरल इन्फेक्शन रिस्पॉन्सिबल होगा? ह्यूमन हर्पीस वायरस 8, रोटा वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस और HPV, या फिर साइटोमेगालो वायरस? क्या होगा रिस्पॉन्सिबल? तो यहाँ पर जो कापोसी सार्कोमा के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्या होगा? के लिए ह्यूमन हर्पीज वायरस 8। क्या होगा? ह्यूमन हर्पीज वायरस 8 है जो रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। HPV जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, किसके लिए? सर्वाइकल कैंसर के लिए। रोटा वायरस डायरिया के लिए। तो यहाँ पर जो कापोसी के लिए क्या है? मानववाद वायरस 8। नेक्स्ट वन, विच ऑप्शन shows द प्रेजेंस ऑफ cerebrospinal fluid लीकेज फ्रॉम नोज आफ्टर वेसिलर स्कल फ्रैक्चर इफ द फ्लूड? यहाँ पे अब आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट होगा कि यदि वेसिलर स्कल फ्रैक्चर हुआ है तो ये CSF ही है कि कुछ और फ्लूड आ रहा है? सो नेगेटिव फॉर ग्लूकोज, क्लियर, सो पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज, या फिर क्लम्स ऑन ड्रेसिंग? क्या होगा यहाँ पर? तो वो होगा यहाँ पर सो पॉजिटिव फॉर ग्लूकोज। क्या है? CSF में ग्लूकोज होगा। क्या होगा? ग्लूकोज पॉजिटिव पाया जाएगा। यदि स्कल फ्रैक्चर होता है तो CSF लीक हो रहा है, उसके लिए क्या होगा? ग्लूकोज के लिए सकारात्मकता। नेक्स्ट सेक्शन है आपका चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन है यहाँ पर, इन दी फॉलोइंग विच इज नॉट अ वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिसीज? तो इनमें से वायरस बोर्न कम्युनिकेबल डिसीज कौन सी नहीं है? चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता, कंठमाला का रोग, मम्स, डिप्थीरिया, या फिर मीजल्स? ये सभी वायरल है। यहाँ पर बच्चों में होने वाली समस्याएं हैं, कम्युनिकेबल डिसीज, इन सब के वैक्सीनेशन भी है। नॉट अ वायरल बॉर्न है, मतलब यहाँ पे वायरस से नहीं होगा। तो मीजल्स तो वायरल है, मम्स वायरल है, चिकन पॉक्स है। डिप्थीरिया होता है बैक्टीरिया से, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से। किससे? कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरिया से। तो यहाँ पर जो वायरस बॉर्न नहीं है वो क्या होगा? यहाँ पर वो होगा आपका डिप्थीरिया। नेक्स्ट वन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स सिम्टम ऑफ ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम? तो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम के लक्षण क्या है? कांस्य बेबी सिंड्रोम की विशेषता, डिमेंशिया, डायरिया, डर्मेटाइटिस, पिजन चेस्ट बोन डिफॉर्मिटी इन कर्व लेग, ब्राउनिश ब्लैक कलर ऑफ स्किन, सीरम एंड यूरिन, या फिर प्रेजेंस ऑफ ब्लड इन वॉमिटस? क्या होगा यहाँ पे आपका आंसर? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम में ब्राउनिश ब्लैक कलर होगा स्किन का, सीरम और यूरिन। त्वचा, सीरम और मूत्र का रंग भूरा काला होगा। स्किन, सीरम और यूरिन, इन तीनों के कलर कैसे होंगे? ब्राउनिश ब्लैक टाइप के होंगे। तो क्या कहलाएंगे यहाँ पे आपके? ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम पढ़ लिया आपने, यहाँ पर है ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम। और ये होता कैसे है? तो यहाँ पर ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम में डार्क ग्रे ब्राउन पिगमेंटेशन होते हैं स्किन के अलावा, यूरिन पे। यूरिन के अलावा बच्चे का जो सीरम है वो भी ब्राउन टाइप का ही होगा। और जनरली ये हेपेटिक डिसीज हो या फिर कुछ हाइपर बिलीरुबिन की समस्या हो तब देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन? यदि बच्चे को मेनिंजाइटिस है तो क्या सीरियस कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है? एपिलेप्सिस, ब्लाइंडनेस, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, या फिर कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस? क्या होगा?
होगा पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होंगे कंपेयर टू अदर के। एपिलेप्सी मिर्गी है जो यहाँ पे मेनिंजाइटिस में नहीं आएंगी है। सीजर्स आ सकते हैं, सीजर्स एपिलेप्सी में एक डिफरेंस होता है, लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स। नेक्स्ट वन इज द प्राइमरी रोल ऑफ पीडियाट्रिक नर्स इज टू प्रोवाइड नर्सिंग केयर। ये क्वेश्चन पेपर आप लोग बहुत ध्यान से सॉल्व कीजिए, आपको इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकते हैं। और जो भी लोग DSSB के पेपर दे रहे हैं उनको यदि पेपर्स लेना हो, स्टडी मटेरियल लेना हो, तो आप डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आपको पेपर्स में अभी भारी ऑफर्स चल रहे हैं, छूट चल रही है, चाहे कोई भी पेपर्स हो आपके, तो आप वो पेपर्स ले सकते हैं, बुक भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको ANM की हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट बुक भी आ जाएगी, मे बी 1 मंथ और 1.5 मंथ का टाइम लगेगा।